हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ शैलेश कुमार मौर्य और आज हम अपने चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का पार्ट 3 को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने एसिड्स तक डिस्कस कर लिया था। इस लेक्चर में हम अपने बेसिस के साथ में कंटिन्यू करेंगे। इस लेक्चर की जो भी पीडीएफ है वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने देखा था कि लास्ट लेक्चर में कि एसिड्स क्या होते हैं। अब हम देखते हैं कि बेसिस की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, तो बेसिस को हम कहते हैं कि बेसिस टेस्ट समवट बिटर इन टेस्ट। ठीक है, हमने एसिड के लिए बोला था कि एसिड टेस्ट सावर इन टेस्ट, एसिड खट्टे होते हैं। ठीक है, बेस के लिए हम क्या बोल रहे हैं, बिटर इन टेस्ट, यानी बेस कड़वा होता है थोड़ा सा। ठीक है, तो इस टाइप से एक टेस्ट के बेसिस पे हम वहाँ पे डिस्टिंक्शन कर सकते हैं। दूसरा क्या आता है कि बेस होता क्या है, बेसिकली बेस एक ऐसा सबस्टांस है जो मेटलिक हाइड्रोक्साइड हो सकता है, यानी इसके अंदर मेटल के साथ कोई भी हाइड्रोक्साइड भी हो सकता है। ठीक है, और क्या हो सकता है, मेटल के साथ कोई ऑक्साइड हो सकता है, इसको बेस बोलते हैं। या अमोनिया को भी, अमोनिया को अगर हम वाटर के अंदर डिसॉल्व कर दें तो इसको भी हम किस कैटेगरी में लेते हैं, बेस की कैटेगरी में लेते हैं। तो ये तीन आपको स्पेशली क्या करना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, पहला अपने पॉइंट क्या पढ़ा कि बेस टेस्ट समवट बिटर इन टेस्ट। दूसरा, बेस होता क्या है, किसी मेटल की हाइड्रोक्साइड, किसी मेटल की ऑक्साइड या अमोनिया का एक्वस सॉल्यूशन, इन तीनों को हम किसके अंदर में लेते हैं, बेस के अंदर में लेते हैं। और बेस रिएक्ट करता है एसिड के साथ में टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। इस चीज़ को अभी इसी चैप्टर में थोड़ी देर के अंदर हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर इस पर्टिकुलर पॉइंट को कवर करेंगे, विच रिएक्ट्स विद एन एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो ये अभी आपका कवर हो जाएगा, फिलहाल आपको यहाँ तक ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, अगर इसके बाद हम एक पॉइंट और देखें तो ये भी बहुत आराम से डेफिनेशन से निकल के आती है कि बेसिस टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू लिटमस। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपके सामने कई सारे बेसिस के नाम डिस्प्ले हो रहे हैं। ये आपके लिए सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिस हैं जिनको आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। ठीक है, अब आइए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ कि अल्कली क्या होते हैं। ठीक है, तो देखिए एक अल्कली ऐसा बेस होता है जो वाटर के अंदर क्या होता है, सॉल्युबल होता है। जैसे बेस तो तमाम हो सकते हैं, लेकिन ऐसा बेस जो पर्टिकुलरली वाटर के अंदर सॉल्युबल होता है, उस पर्टिकुलर बेस को हम क्या बोलते हैं, आपका अल्कली की अंदर रखते हैं। ठीक है, हमारे पास अल्कली के एग्जांपल्स क्या है, वही जो कॉमन बेस हम यूज़ करते आ रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो इनको हम ले सकते हैं। तो फिलहाल हमने क्या जाना कि मेटल की हाइड्रोक्साइड, मेटल की ऑक्साइड या एक्वस अमोनिया का सोल्यूशन को हम बेस कहते हैं। यहाँ पे भी देखिए ये एक मेटल है, उसकी ये क्या है, हाइड्रोक्साइड, तो ये एक बेस हो गया। सिमिलर रूप से आप यहाँ सभी में आप सोच सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है कि ऑल अल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्कलीज। ये काफ़ी पूछा जाता है, 1-2 नंबर के क्वेश्चन में खूब पूछा जाता है। देखिए जितनी भी अल्कलीज हैं वो तो बेस हैं ही, लेकिन सभी के सभी अल्कलीज, सभी के सभी बेसिस अल्कली नहीं हो सकते। इसका मतलब क्या है कि देखिए ईच एंड एवरी बेस वाटर सॉल्युबल हो ऐसा ज़रूरी तो नहीं है, तो इसीलिए सभी की सभी बेसिस अल्कलीज नहीं हो सकती। लेकिन जो भी अल्कली होगा वो तो बेस होगा ही होगा, क्योंकि ऐसे बेस जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं उनको हम अल्कलीज बोलते हैं। तो ये स्टेटमेंट काफ़ी पूछी जाती है, इसका एक्सप्लेनेशन तो आप इस तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे एक फिगर भी आप देख सकते हो, इस तरह से इसको डिस्प्ले भी किया जाता है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट में चलते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। हमने वहाँ पे भी पढ़ा था, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स पढ़ा था। तो एसिड्स की भी पहले कुछ हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी थी, फिर कुछ केमिकल रिएक्शन के बेसिस पे प्रॉपर्टीज देखी थी। तो पहले हम कुछ इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज टाइप में देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि ये तो हमको डेफिनेशन से ही पता चलता है कि अल्कलीज हैव अ बिटर टेस्ट एंड देयर सोल्यूशन फील स्लिपरी और सोपी व्हेन रब्ड बिटवीन 2 फिंगर्स। तो ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है कि अल्कलीज जो होते हैं उनका टेस्ट कैसा होता है, बिटर टेस्ट का होता है, कड़वे नेचर का होता है। दूसरा, जब आप उनको अपने 2 फिंगर्स के बीच में लेके इस तरह से आप टच करोगे तो वो काफ़ी स्लिपरी नेचर का हो जाएगा। ठीक है, स्लिपरी या सोपी नेचर का वहाँ पे होता है। ठीक है, तो इस टाइप से होगा। अच्छा, ये जो एसिड के साथ में पॉइंट आया था ये यहाँ पे भी वैलिड है कि दे हैव कोरोसिव नेचर। उनका नेचर कैसा होता है, कोरोसिव होता है, यानी
कोरोसिव मतलब क्या, ऐसी चीज़ें जो अगर स्किन के ऊपर पड़ जाए तो वहाँ पे बर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर देती हैं, या क्लॉथ्स के ऊपर पड़ जाए तो वहाँ पे भी क्या करेंगी, बर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर देंगी। तो दे हैव कोरोसिव नेचर, इनका भी नेचर कैसा है, कोरोसिव नेचर है। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, रिएक्शंस विथ एसिड। तो देखिए जो अभी हम यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ रहे थे, जब ये वाली डेफिनेशन हम पढ़ रहे थे तो हमने ये पढ़ा था कि विच रिएक्ट्स विथ एन एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो हमने बोला था अभी थोड़ी देर में इसको हम पढ़ते हैं, तो ये वही टाइम है। देखिए रिएक्शंस विथ एसिड क्या लिखा है कि जब एक एसिड बेस के साथ में रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन करता है। इसी पर्टिकुलर रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। यानी जब कभी भी एसिड और बेस आपस में कंबाइन करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, एक सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं और एक वाटर का फॉर्मेशन करते हैं, और उसी पर्टिकुलर रिएक्शन को क्या बोला जाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोला जाता है। जैसे कि आप देखिए एसिड प्लस बेस क्या बनाते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर बनाते हैं। ठीक है, कैसे ये रिएक्शन होगी अगर मैं आपको समझाऊं, जैसे कोई भी एसिड है तो उसके अंदर हाइड्रोजन कंटेनिंग होगा, तो हम मान लेते हैं AH कोई मेरा एसिड होगा। ठीक है, कोई बेस है तो BOH उसको लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, कोई भी एक बेस हो जाएगा BOH। ठीक है, अब ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो वाटर निकलना है, तो वाटर कैसे निकलेगा, जब ये OH और ये H आपस में क्या कंबाइन कर ले, तो ये हो जाएगा वाटर H2। अब OH और H छोड़ दीजिए, जो भी बचा उन सबको मिक्स कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा AB प्लस H2। तो ये एक जनरल तरीका है किसी भी रिएक्शन को लिखने का। देखिए इसको एक आप रिएक्शन के फॉर्मेट में देखिए यहाँ पे कैसे हो जा रहा है। ये एक आपका क्या है, बेस है वहाँ पे, तो इसके अंदर से क्या हो गया OH, यहाँ से क्या हो गया H, तो ये दोनों कंबाइन किया, क्या बना दिया यहाँ पे वाटर, और H और OH को छोड़ दीजिए तो जो भी चीज़ें बची उसको कंबाइन कर दिया NaCl प्लस H2। इसी पर्टिकुलर रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, कि जब कोई बेस किसी एसिड के साथ में रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट, और क्या बनाएगा, वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये भी काफ़ी पूछा जाता है कि अल्कली जो होते हैं, यानी ऐसे बेसेस जो वाटर सॉल्युबल होते हैं, वो क्या करते हैं, एयर के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए अगर आपके पास एक छोटा सा रूम है और उसके अंदर से अगर आपको कार्बन डाइऑक्साइड को हटाना है तो आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे अल्कली को स्प्रेड कर सकते हो। अगर अल्कली को आप स्प्रेड कर देंगे तो उस रूम से क्या होगा, पर्टिकुलरली वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो देखिए इस तरह से कुछ रिएक्शंस लिखी जाती हैं कि जो भी अल्कली था, जैसे NaOH था CO2, तो क्या बनाएगा, मेटल कार्बोनेट बना देगा। ठीक है, तो Na2CO3 और वाटर क्या होगा आपका, निकल जाएगा। ठीक है, NaOH प्लस CO2 क्या बनाएगा, मेटल कार्बोनेट प्लस H2। ठीक है, सिमिलरली देखिए इस टाइप से एक और आप लिख सकते हो, KOH प्लस CO2 मेटल कार्बोनेट बनेगा। याद रखिएगा जब भी अल्कली और कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करेंगे तो किसका फॉर्मेशन होगा, आपका मेटल कार्बोनेट का। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो रिएक्शन लिखने में जल्दी हो जाएगी। तो मेटल कार्बोनेट और क्या निकल जाएगा, उसके अंदर से वाटर निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे रिएक्शन कर सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट करते हैं रिएक्शन ऑफ अल्कली विथ मेटल्स। अब हम देखेंगे कि जो भी बेस है वो हमारा मेटल के साथ में कैसे रिएक्शन करता है। तो एसिड कैसे रिएक्शन करता था मेटल के साथ में, एसिड जब मेटल के साथ में रिएक्शन करता था तो हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन हो जाता था। सिमिलर प्रोसेस यहाँ पे भी वही सेम केस होता है। ठीक है, कि दे रिएक्ट विथ एक्टिव मेटल टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस। ठीक है, जो प्रोसेस वहाँ होता था सेम प्रोसेस यहाँ पे भी होता है। हाँ, बस यहाँ पे ये है कि थोड़ा सा आपको चीज़ें याद रखने की ज़रूरत पड़ जाएंगी। जैसे आप वहाँ पे जिंक प्लस HCl लिख रहे थे तो ZnCl2 प्लस H2 निकाल दे रहे थे, तो ZnCl2 सोचने के लिए आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन यहाँ पे आपको वो थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा कि जिंक प्लस NaOH करेंगे तो क्या बनाएंगे, Na2ZnO2। इस कंपाउंड को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और साथ ही साथ नाम क्या बोलते हैं इस कंपाउंड को, सोडियम जिंकेट बोलते हैं, और हाइड्रोजन गैस निकल गई। सिमिलरली अल्युमिनियम प्लस NaOH डाले तो क्या बन जाएगा, NaAlO2 बन जाएगा। इसका नाम क्या होगा, सोडियम अल्युमिनेट प्लस हाइड्रोजन गैस हो जाएगी। ठीक है, तो डिफरेंस क्या है कि जैसे जिंक प्लस NaOH है तो आपको ये कंपाउंड यहाँ पे पर्टिकुलरली इनका नाम और फॉर्मूला आपको ध्यान नहीं रखना पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा वहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो इस टाइप से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कौन कौन सी रिएक्शन देखी, रिएक्शन वाइज देखा। पहले हमने देखा कि एसिड और बेस क्या बना है, सॉल्ट प्लस वाटर। दूसरा देखा कि बेस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड क्या बनाए, तो मेटल कार्बोनेट बनाए। तीसरा क्या देखा कि मेटल के साथ में बेसिस की रिएक्शन क्या हुई, तो एक सॉल्ट बना और एक क्या बन जा रहा है आपका, हाइड्रोजन गैस वहाँ से लिबरेट हो जा रही है।
एक लास्ट रिएक्शन टाइप प्रॉपर्टीज की और होती है, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड विथ बेस। ठीक है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड। तो देखिए आप एक बात बताइए, मेटालिक ऑक्साइड थे, उनको बेस का मतलब क्या होता है? बेस को हम क्या बोलते हैं? मेटालिक ऑक्साइड बोलते हैं। और नॉन मेटालिक ऑक्साइड, इनका मतलब क्या होता है? एसिड। तो ये क्या हो जा रही है? एसिड बेस रिएक्शन ही तो हो जा रही है। तो कभी इस तरह से लिखा आ जाए कि रिएक्शन ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड विद बेस, तो ये कुछ अलग मत समझ लीजिएगा, इसका मतलब है एसिड बेस रिएक्शन ही हो रही है। कैसे एसिड बेस? क्योंकि बेस का मतलब क्या है? मेटालिक ऑक्साइड। तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड क्या होंगे? एसिड। यानी इस पर्टिकुलर चीज का मतलब क्या है? एसिड है। ठीक है, तो एसिड प्लस बेस, अभी हमने पढ़ा है क्या बनाता है? सॉल्ट प्लस वाटर। तो सेम काम यहाँ पे भी होगा। जैसे कुछ नॉन मेटालिक ऑक्साइड का एग्जाम्पल लिख दिया गया, CO2, NO2, SO2 एक्सेट्रा आर एसिडिक इन नेचर, बता दिया। जैसे मेटालिक ऑक्साइड बेस है तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड क्या है? एसिड। तो एसिडिक इन नेचर। ठीक है, तो अगर आप इसकी रिएक्शन कराएंगे यहाँ पे तो देखिए क्या बन जा रहा है। जैसे COH होल ट्वाइस प्लस CO2, तो क्या बन गया? एक सॉल्ट बन गया और एक क्या निकल गया? वाटर वहाँ से निकल गया। ठीक है, तो इस टाइप से आप चाहो तो यहाँ पे सारा काम कर सकते हैं। ठीक है, तो टोटल हमने यहाँ पे 4 टाइप की रिएक्शन पढ़ी। मैं जल्दी से एक बार रिवाइज कर दूँ। एसिड प्लस बेस पढ़ा, ठीक है, बेस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ा। उसके बाद हमने क्या देखा? बेस प्लस मेटल देखा। फिर हमने देखा कि बेस प्लस नॉन मेटालिक ऑक्साइड, ये एसिड बेस रिएक्शन को लिखने का एक तरीका है। ठीक है, अब हम एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर प्रोसीड करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब भी किसी एसिड या बेस को हम पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो क्या होता है। देखिए इसके ऊपर एक 3 स्टार लगा हुआ है, यानी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, व्हाट हैपेंस टू एन एसिड और अ बेस व्हेन इट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। तो ये पर्टिकुलर जो केस है, पहले हम एसिड के लिए समझेंगे, फिर हम समझेंगे आपके बेसिस के लिए क्या होता है। ठीक है, तो पहले इसको हम देखेंगे एसिड के लिए। ठीक है, देखिए जब भी होता क्या है, जब आप किसी एसिड को पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो क्या होता है, जो भी एसिड का जो हाइड्रोजन होता है वो उसके अंदर से निकल जाता है। ठीक है, वो क्या होता है? H+ के फॉर्मेट में उससे निकल जाता है और वो सॉल्यूशन में आ जाता है इन दी फॉर्मेट ऑफ H+ एक्वस। फिर से समझिए, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन ये पॉइंट आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे आप कोई सा भी एसिड बोलिए, जैसे आपने बोला HCl बोला, ठीक है, या बोला आपने H2SO4 बोला, तो जब भी इनमें से कोई सा भी एसिड हो तो आप जब भी उसको वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो उसमें से होता क्या है कि ये जो H वाला पार्ट है ना, ये इससे निकल जाता है। ठीक है, तो इससे ये किस फॉर्मेट में निकल जाएगा? H+ के फॉर्मेट में निकल जाता है। ठीक है, अब होता क्या है, जब ये H+ के फॉर्मेट में निकल जाता है तो इसको क्या करते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल चारों तरफ से इस तरह से सराउंड कर लेते हैं। तो ये H+ जो होता है ये H+ एक्वस लिखा जाता है। ठीक है, H+ एक्वस। एक्वस का मतलब क्या है कि इसको वाटर मॉलिक्यूल चारों तरफ से क्या कर लिए? सराउंड कर लिए। तो क्या लिखा गया कि व्हेन एन एसिड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर द हाइड्रोजन आयन सेपरेट आउट एंड इज प्रेजेंट इन सोल्यूशन एज H+ एक्वस। ठीक है, जो भी एसिड था उससे H+ निकल गया और सोल्यूशन के अंदर आ चुका है और वहां पे क्या बन चुका है? वो H+ एक्वस। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन बहुत ही ज़रूरी हैं कि सर क्या सिर्फ वाटर में डालने से ही ये चीज़ सेपरेट आउट होगी या कहीं और भी डिसॉल्व करेंगे तो H+ निकलेगा? तो क्या वाटर के अंदर कुछ ऐसी स्पेशल प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो एसिड के अंदर के H+ को निकाल पा रहा है? तो इन सभी चीज़ों का हम क्वेश्चन थोड़ी देर बाद देखेंगे कि वाटर के अंदर ऐसा क्या खास बात है कि वो किसी एसिड के अंदर से H+ निकाल पा रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ी देर बाद अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, अगर हमने ये देख लिया तो क्या हम एक ऐसी भी डेफिनेशन दे सकते हैं एसिड की कि एक एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो वाटर में जब डालते हैं तो वो डिसोसिएट करके H+ को प्रोड्यूस कर देता है। ठीक है, तो आज से आप एसिड की इस डेफिनेशन को भी दे सकते हैं। हमने देखा कि एसिड को जब भी हम पानी में के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो उसके अंदर से क्या होता है? H+ निकल जाता है। तो हमने एसिड की नई डेफिनेशन दे दी कि एसिड एक ऐसा सब्सटेंस होता है जब उसको वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो वह H+ के फॉर्मेट में क्या करता है? डिसोसिएट कर जाता है। ठीक है, अब ये देखिए जो हमने बोला था, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं। H+ जो एसिड के अंदर से निकल के आता है वो सॉल्यूशन में इस तरह से फ्रीली नहीं घूमता है। होता क्या है, उस H+ के साथ वाटर कंबाइन कर जाता है। उस H+ के साथ क्या होता है? वाटर कंबाइन कर जाता है और एक हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन हो जाता है।
H3O प्लस का फॉर्मेशन हो जाता है। देखिए हुआ क्या, हमारे पास एसिड था, जैसे ही उसको पानी के अंदर डाले तो पानी ने कुछ ऐसा किया कि उसके अंदर से H प्लस निकल गया। अब वो जो H प्लस निकला, अब होता क्या है कि वो ऐसे खुलेआम नहीं घूमता वाटर के अंदर, होता क्या है जो वाटर मॉलिक्यूल होता है वो उसके साथ में रिएक्शन कर जाता है और रिएक्शन करके क्या बना देता है, हाइड्रोनियम आयन बना देता है, H3O प्लस बना देता है। तो देखिए इसी चीज़ को यहाँ पे हमने फिर रिएक्शन के फॉर्मेट में भी दिखा रखा है आपके लिए। देखिए रिएक्शन के फॉर्मेट में H प्लस जो एसिड से आया और H2 जो वाटर था वहाँ पे, ये दोनों आपस में क्या करता है, कंबाइन करता है और H3O प्लस बना देता है। क्योंकि एसिड तो थोड़ा सा था, जब आपने उसको वाटर के अंदर डिसॉल्व किया तो तुरंत उससे H प्लस डिसोसिएट हो गया। अब उस H प्लस के चारों तरफ क्या है, वाटर मॉलिक्यूल है, तो वो ना चाहते हुए भी इसके साथ उसको रिएक्शन करना पड़ता है और फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है, H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन बनता है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि जो भी H प्लस निकल रहा है वो H3O प्लस के फॉर्मेट में दिखेगा। यानी जब आप सॉल्यूशन देखोगे तो जब आप सॉल्यूशन के अंदर ऑब्जर्व करोगे तो आपको H प्लस नहीं दिखेगा, हमेशा क्या दिखेगा, H3O प्लस दिखेगा। लेकिन इस H3O प्लस बना कैसे, इस एसिड के H प्लस के निकलने से। तो यहाँ पे लिखा गया है कि अगर कहीं पे लिख दिया जाए H प्लस एक्वस और H3O प्लस, तो ये दोनों सेम चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, H प्लस एक्वस शॉर्ट में लिखने के लिए ऐसे लिख देते हैं, या H3O प्लस, दोनों चीज़ें किसको रिप्रेजेंट करती हैं, सेम ही है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक होप करते हैं आपको बात समझ में आई होगी। अब देखिए जैसे यहाँ पे दो रिएक्शन लिखी गई हैं, HCl एक्वस, यानी जैसे ही एसिड को, एक्वस मतलब वाटर हो गया, तो जैसे ही एसिड को वाटर में आप डिसॉल्व करेंगे तो वो किस में टूट जाएगा, H प्लस टूट जाएगा, तो H प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस। तो आप देख रहे हो यहाँ पे क्या लिखा गया, H प्लस एक्वस लिखा गया होगा। तो हुआ क्या होगा कि जैसे ही एसिड को आपने पानी के अंदर डाला, ठीक है, देखिए इस रिएक्शन को ऐसे भी लिखा जा सकता है, HCl था, इसको हमने किसके ऊपर डाला, वाटर के अंदर डाला, तो जैसे ही वाटर के अंदर डालेंगे तो किस में डिसोसिएट हो जाएगा, H प्लस और Cl माइनस के अंदर। अब इस H प्लस को भी वाटर के मॉलिक्यूल सराउंड कर लेंगे और इस Cl माइनस को भी वाटर के मॉलिक्यूल सराउंड कर लेंगे। तो जैसे ही इस H प्लस को वाटर के मॉलिक्यूल सराउंड करेंगे तो ये H प्लस के बजाय किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H3O प्लस में, और Cl माइनस को हमने भी लिख दिया कि वो भी उसको वाटर मॉलिक्यूल सराउंड कर लेंगे। तो इसी चीज़ की रिप्रेजेंटेशन इस तरह से भी की जा सकती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सिंपल होता है, तो जनरली बुकों में इस तरह से रिप्रेजेंट होता है, लेकिन आपको इस तरह का एक वाइड एक्सप्लेनेशन भी समझ में आना चाहिए। अब देखिए H2SO4 के लिए, देखिए H2SO4 के अंदर कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, तो जैसे ही उसको डालेंगे तो वो 2H प्लस में टूट जाएगा और SO4 2 माइनस उससे क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अब एक लास्ट और काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये एग्जाम में खूब पूछा जाता है आपसे, कि देखिए हर ऐसा सबस्टांस जिसके अंदर हाइड्रोजन होता है, जरूरी नहीं है कि वो एसिड हो, केवल वही सबस्टांस जिसको पानी में डिसॉल्व किया जाए और वो H प्लस दे, केवल वही एसिड होता है। फिर से सुनिए, हर वो सबस्टांस जिसके अंदर हाइड्रोजन हो, जरूरी नहीं है कि वो एसिड होता है, लेकिन ऐसा सबस्टांस जिसको पानी में डिसॉल्व किया जाए और उसके अंदर से H प्लस निकल जाए वो एसिड होता है। जैसे देखिए ग्लूकोज, मीथेनॉल, मीथेन, इन सभी के अंदर हाइड्रोजन है, लेकिन इनमें से कोई भी एसिड नहीं है। क्यों नहीं एसिड है, क्योंकि इनको जब पानी में डिसॉल्व किया जाता है तो कभी भी H प्लस नहीं मिलता है। ठीक है, तो हमने एसिड के लिए तो बातें समझ ली। अब देखते हैं बेस के लिए क्या होता है। सिमिलर रूप से जैसे ही आप किसी बेस को जब वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो बेस के अंदर से OH माइनस आयन निकलता है। ठीक है, जैसे H प्लस आयन निकला एसिड के अंदर से, वैसे ही बेस के अंदर से क्या निकलेगा, OH माइनस आयन निकलेगा। और जैसे H प्लस वाटर में फ्रीली नहीं घूम सकता था, वैसे ही OH माइनस के अगल बगल भी वाटर मॉलिक्यूल होंगे और वो भी आपका फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता है, वो भी किस फॉर्मेट में एग्जिस्ट करेगा, OH माइनस एक्वस के फॉर्मेट में एग्जिस्ट करेगा। यानी इस पर्टिकुलरली OH माइनस आयन को भी क्या करेंगे, वाटर के मॉलिक्यूल सराउंड अप कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा गया है, देखिए यहाँ पे कंपाउंड विच जनरेट OH माइनस आयन इन वाटर आर कॉल्ड एज बेसिस। ठीक है, तो यहाँ से भी बेस की एक नई डेफिनेशन आ जाएगी कि ऐसे कंपाउंड्स जो वाटर में डालने पे OH माइनस आयन प्रोड्यूस करे उनको हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। जैसे NaOH और MgOH होल ट्वाइस। एक्वस का मतलब आप समझ रहे हो, जैसे ही डाला तो ये Na प्लस और OH माइनस दिया, तो यानी वाटर के अंदर डिसॉल्व करने पे OH माइनस आयन दे रहा है, तो ये एक बेस है। सिमिलरली ये भी क्या है, एक बेस हो जा रहा है। अब आइए हम इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं कि वाटर के अंदर ऐसी क्या खास बात है कि वही एसिड हो या बेस हो उसको क्या
वो सेपरेट आउट कर पा रहा है, यानी वाटर के अंदर ऐसी क्या खास प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो H प्लस और OH माइनस एन में एसिड या बेस को सेपरेट कर पा रहा है। तो देखिए एक हम एसिड के एग्जाम्पल को लेके समझते हैं कि द रीजन वाई एनी एसिड और बेस फॉर एग्जाम्पल HCl splits up into H plus and Cl minus in presence of water because water is a polar molecule which pulls H plus and Cl minus apart। ठीक है, देखिए वाटर क्या होता है, एक पोलर मॉलिक्यूल होता है। पोलर मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है, ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर खुद के अंदर चार्जेस प्रेजेंट होते हैं। तो होता क्या है, वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है, वो क्या करता है अपने आप को इस तरह से एडजस्ट करता है कि H प्लस और Cl माइनस एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। इसको मैं आपको थोड़ा सा एक डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखिए पोलर मॉलिक्यूल बोला तो देखिए H2O जो होता है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होता है। ठीक है, जिसके अंदर H के ऊपर प्लस चार्ज होता है और ऑक्सीजन के ऊपर क्या होता है, माइनस चार्ज होता है। तो मैंने बताया पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है, ऐसा मॉलिक्यूल जिसके खुद के ऊपर क्या होता है, कुछ चार्जेस प्रेजेंट होते हैं। तो H2O क्या है, एक पोलर मॉलिक्यूल है। यही इसकी वो खास बात है जिसकी वजह से वो एसिड या बेस को सेपरेट आउट कर पाता है। अब यहाँ पे आप ये स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर को देख के डरना नहीं है। देखिए ये क्या है, HCl है, तो मैं इसको क्या करता हूँ इस तरह से एक ब्रैकेट के अंदर कर दिया। ठीक है, अब देखिए आपको पता है H के ऊपर कैसा चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है। Cl के ऊपर कैसा चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है। आप अभी ऊपर वाटर का स्ट्रक्चर देख ही रहे हो जिसमें ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज है और H के ऊपर प्लस चार्ज है। तो होता क्या है, H के ऊपर प्लस चार्ज है तो वाटर अपने आप को इस तरह से ओरिएंट करता है इस H प्लस के अराउंड कि जितने भी निगेटिव ऑक्सीजन वाले सेंटर है वो इस H प्लस के पास चले जाएं और जितने भी पॉजिटिव, क्योंकि Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो जितने भी पॉजिटिव सेंटर हैं वो क्या हो जाए, इसके पास आ जाए। फिर समझिए H के ऊपर कैसा चार्ज है, प्लस चार्ज, Cl के ऊपर कैसा चार्ज है, माइनस चार्ज। तो वाटर अपने आप को ऐसा ओरिएंट करेगा कि इस H प्लस के अगल बगल सब निगेटिव आ जाए और ऐसा इस तरफ ओरिएंट करेगा कि इस निगेटिव के अगल बगल सब पॉजिटिव आ जाए। तो जब इस तरह से अरेंजमेंट हो जाएगी तो ऑटोमेटिक क्या होगा कि इस प्लस और इस माइनस के बीचों में, इस प्लस और इन सभी माइनस के बीच में जबरदस्त अट्रैक्शन होगा जिसकी वजह से क्या होगा, धीरे से यहाँ से बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक कर जाएगा और आपको दिखने लग जाएगा कि ये मॉलिक्यूल टूट चुका है H प्लस और Cl माइनस के प्रेजेंस में। ठीक है, तो यही इसकी एक खास बात थी। अब आप इस लाइन को एक बार फिर से पढ़ के देखिए, आपको समझ में आएगा कि द रीजन वाई एसिड और बेस स्प्लिट्स into H plus and Cl minus in presence of water because water is a polar molecule which pulls apart H plus and Cl minus, bond of HCl is broken out। ठीक है, तो ये कहानी है इसकी पूरी की पूरी। ठीक है, देखिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि टू प्रूव दैट एसिड शो एसिडिक प्रॉपर्टीज ओनली इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, यानी इसका मतलब क्या है इस लाइन का, इस लाइन का मतलब है कि कोई भी एसिड तब तक नहीं होता है जब तक उसके अंदर वाटर नहीं होता है। इस तरह का इसका कुछ मीनिंग है। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ एक फिगर के हेल्प से। आप देखो आपके सामने एक फिगर डिस्प्ले हो रहा है, इसमें देखिए जो पार्ट ए है उसमें क्या किया जा रहा है, उसमें ऊपर से H2SO4 को ड्रॉप किया जा रहा है और जो नीचे वाली टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, NaCl प्रेजेंट है। ठीक है, ऊपर वाली टेस्ट ट्यूब के अंदर से क्या निकल रहा है, H2SO4 निकल रहा है और नीचे वाली जो टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, NaCl प्रेजेंट है। तो देखिए इससे होगा क्या, आपने लिया है NaCl, फिर क्या लिया है आपने H2SO4, तो बेसिकली होगा क्या कि ये है प्लस, ये है माइनस, ये है प्लस, ये है माइनस, अपोजिट सेंटर के बीच में रिएक्शन हो जाएगी तो Na चला जाएगा SO4 के साथ में तो क्या बना देगा, Na2SO4 और ये H इसके साथ में चला जाएगा तो निकल जाएगा HCl। तो अब देखिए यानी जब आप इन दोनों के बीच में रिएक्शन कराएंगे तो क्या हो जाएगा, HCl गैस वहाँ से निकलने लग जाएगी, टेस्ट ट्यूब से बाहर HCl गैस निकलने लग जाएगी। तो अब आप देखिए यहाँ पे जो पहला, अब आपने देख लिया फर्स्ट फिगर देख लिया, आप सेकंड वाले पे देखिए। अब जो HCl गैस निकल रही है उसको वो एक लिटमस पेपर के ऊपर टेस्ट करवा रहा है, वो है ब्लू लिटमस पेपर, उसने हाथ में ले रखा है। लेकिन खास बात क्या है कि वो लिटमस पेपर मॉइस्ट नहीं है, यानी उस लिटमस पेपर के ऊपर कोई भी पानी नहीं लगा हुआ है। तो जब वो HCl गैस उस ड्राई लिटमस पेपर से जब पास करती है तो उस लिटमस पेपर का कलर ही चेंज नहीं होता है, यानी कि अगर एसिड था, एसिड है तो ब्लू लिटमस को रेड होना चाहिए था, लेकिन
वो आपका कलर ही चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप उसके बगल वाले फिगर में देखिए, तो बगल वाले लास्ट वाले फिगर में जो लिटमस पेपर उसको उसने थोड़ा पानी के अंदर से भिगा दिया, पानी उसके ऊपर थोड़ा सा स्प्रेड कर दिया है। तो जैसे ही HCl गैस उस भीगे हुए लिटमस के अंदर से पास करती है तो उसका क्या होता है, कलर चेंज हो जाता है। तो देखिए सेकंड फिगर में लिखा है ड्राई ब्लू लिटमस पेपर हेल्ड इन HCl गैस, नो चेंज इन कलर। लेकिन लास्ट वाले फिगर में क्या लिखा हुआ है, मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स रेड इन HCl गैस। तो अब आप समझिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए जो भी लिटमस पेपर होते हैं ना, जो भी आपका लिटमस पेपर होता है वो टेस्ट करता है H+ या OH- आयंस को। अगर H+ आयन मिलेगा तो जाके वो ब्लू लिटमस से रेड लिटमस में कन्वर्ट हो जाएगा, या OH आयनस मिलेगा तो वो रेड लिटमस से ब्लू लिटमस में कन्वर्ट हो जाएगा। जब आप ड्राई HCl की बात कर रहे हैं, आप किसकी बात कर रहे हैं, आप कर रहे हैं ड्राई HCl की। तो ड्राई HCl के अंदर से क्या कभी H+ निकल सकता है क्या? नहीं, ड्राई HCl से कभी भी H+ नहीं निकल सकता है। क्यों? क्योंकि H+ तो तब निकलेगा ना जब उसको वाटर मिलेगा, क्योंकि कोई भी एसिड डिसोसिएट किसके प्रेजेंस में होता है, वाटर के प्रेजेंस में। तो कोई भी वाटर तो मिला नहीं, तो वो कभी भी H+ के प्रेजेंस में डिसोसिएट ही नहीं करेगा। जब डिसोसिएट ही नहीं करेगा तो लिटमस का कभी वो टेस्ट दे ही नहीं पाएगा। लेकिन लास्ट वाले केस में क्या हुआ, उसने उसको एक मॉइस्ट लिटमस पेपर के ऊपर पास किया, तो क्या देखा, जैसे ही मॉइस्ट मिला उसको तो HCl तुरंत स्प्लिट हो गया। तो उस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ, ये लिटमस भी आपका टेस्ट देने लग गया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था, इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको इसके साथ डिस्कस किया। एक लास्ट पॉइंट देख लेते हैं यहाँ पे कि जब भी आप एसिड या बेस के अंदर वाटर डालते हैं तो वो क्या होता है, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, ठीक है। यानी जब भी आप किसी एसिड या बेस के अंदर वाटर डालते हैं तो वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। तो उसके अंदर से होता क्या, बहुत ज़्यादा हीट निकलती है। तो इसीलिए आपको कहा जाता है कि कभी भी एसिड के अंदर या बेस के अंदर पानी डालना चाहिए, पानी के अंदर एसिड या बेस डालना चाहिए। इसका मतलब समझिए आप पहले, ठीक है। जैसे देखिए आपके पास एक कंटेनर है जिसके अंदर एसिड है, ठीक है, ये एसिड है। तो अगर आप इसके अंदर जैसे ही पानी डालेंगे तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट इसके अंदर से निकलने लग जाएगी, कुछ केमिकल्स बाहर निकलने लग जाएंगे उस हीट की वजह से। तो जो भी व्यक्ति एक्सपेरिमेंट कर रहा है उसके ऊपर वो गिरने का रिस्क रहेगा। लेकिन अब आप क्या कर रहे हो, अब आपके पास एक बीकर है जिसके अंदर केवल और केवल वाटर फिल्ड है, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, एक एक ड्रॉप करके इसके अंदर क्या कर रहे हो, एसिड डाल रहे हो। जब एक एक ड्रॉप करके आप एसिड डालेंगे तो उतनी ज़्यादा तो हीट नहीं निकलेगी, तो एक्सपेरिमेंट करने वाला व्यक्ति क्या हो जाएगा, काफ़ी सेफ हो जाएगा। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में क्या हो जाएगा, उसको काफ़ी रिस्क रहेगा कि उसको बर्न होने के चांसेस रहेंगे। तो इसीलिए कहा जाता है कि water should never be added to concentrated acid or base. Concentrated acid or base should be added to well cooled water so that heat evolved is absorbed by cooled water and the acid mixture do not splash out. ठीक है, यहाँ पे आप एक फिगर भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये था एक कंप्लीट डिस्कशन रिगार्डिंग बेसिस और एसिड्स और बेसिस की जो प्रॉपर्टी चेंज होती है इन वाटर, ठीक है। आपने नेक्स्ट वीडियो में हम pH स्केल के साथ में कंटिन्यू करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।